गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं। ये सॉलिड स्टेट का 8वां लेक्चर होगा। इसमें हम लोग को मेनली पढ़ना है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में। तो आइए देखते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या खासियत होते हैं, क्या कैरेक्टर होते हैं। तो हमारा हेडिंग है आज का नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। हमारा हेडिंग है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब देखिए, ऐसा सॉलिड जिसका निर्माता मॉलिक्यूल हो, कुछ भी है तो मॉलिक्यूलर सॉलिड का ही टाइप। तो एक बात तो सत्य हो गया कि वैसा सॉलिड जिसका निर्माता मॉलिक्यूल हो, तो सॉलिड का निर्माता मॉलिक्यूल होगा, यानी मॉलिक्यूल के कणों के द्वारा सॉलिड का निर्माण होगा। लेकिन साथ में खासियत क्या रहेगा इसमें, तो नॉन पोलर। नॉन पोलर कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें नो चार्ज कैरेक्टर, यानी वैसा सॉलिड जिसका निर्माता मॉलिक्यूल हो लेकिन उसमें पोलर कैरेक्टर नहीं हो, यानी चार्ज का कैरेक्टर नहीं हो, मतलब जिसमें चार्ज जीरो हो, चार्ज नगण्य हो, चार्ज उत्पन्न हो ही नहीं, तो वैसे सॉलिड का नाम रखा जाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। फिर से समझिएगा मैंने क्या बोला। ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो एक बात तो श्योर है कि वैसा सॉलिड जिसका निर्माता मॉलिक्यूल हो, लेकिन पोलर का मतलब आप जानते हैं कि चार्ज से संबंधित होता है, और नॉन पोलर का मतलब नो चार्ज से संबंधित होता है, यानी विदाउट चार्ज। नॉन पोलर दैट इज विदाउट चार्ज, पोलर मतलब विथ चार्ज, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड आपको यह बता रहा है कि वैसा सॉलिड जिसका निर्माता मॉलिक्यूल हो, साथ में उसमें चार्ज के कैरेक्टर उत्पन्न नहीं हो, नो चार्ज कैरेक्टर, यानी उसमें किसी भी प्रकार का चार्ज उत्पन्न नहीं हो, तो उसी का नाम क्या रखा जाता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। बातें समझ गए होंगे, तो चलिए लिखते हैं। लिखिएगा सच सॉलिड, ऐसा सॉलिड which are formed by molecules, जो मॉलिक्यूल के द्वारा बना हो, and no charge character is present, known as non-polar मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, देखिए नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड किसको बोलते हैं, तो सच सॉलिड, ऐसा सॉलिड which are formed by molecules, मतलब जो मॉलिक्यूल के आपस में जुड़ने से बने होंगे। मतलब ये कुछ मॉलिक्यूल है, ये कुछ मॉलिक्यूल है, ये कुछ मॉलिक्यूल है, तो ये सारे मॉलिक्यूल अगर जुड़ के सॉलिड बनाते हैं तब वो मॉलिक्यूलर सॉलिड बनेगा। लेकिन साथ में इन मॉलिक्यूल में चार्ज का कैरेक्टर उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तो ये भी मतलब मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है, यहाँ कोई मॉलिक्यूल है, यहाँ कोई मॉलिक्यूल है, यहाँ कोई मॉलिक्यूल है, ये सारे मॉलिक्यूल जुड़ के एक सॉलिड का निर्माण किया, साथ में किसी भी मॉलिक्यूल में कहीं पर चार्ज का नामो निशान नहीं है, तो उसी का नाम रखा जाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब सीधा सा मतलब देखिए, इस सॉलिड में कोई चार्ज का कैरेक्टर है नहीं, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हमारा बन गया। इधर देख सकते हैं आप, इसके एग्जांपल अगर कुछ लिखे जाए तो एग्जांपल में आप लिख सकते हैं सॉलिड I2, या लिख सकते हैं सॉलिड Cl2, ऐसे लिख सकते हैं सॉलिड I2 सॉलिड Cl2। इसको जरा एक बार समझने की कोशिश करते हैं कैसे ये एग्जांपल ले रहे हैं हम। तो जैसे देखिए, ये I2 है, मतलब आयोडीन के 2 एटम हैं। इस मॉलिक्यूल में क्लोरीन के कितने, 2 एटम हैं। तो मैं किसी एक को एक्सप्लेन करूंगा तो बातें आप दोनों में समझ सकते हैं। आयोडीन है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं ये कोई मैंने आयोडीन का एटम लिखा, और ये आयोडीन का इलेक्ट्रॉन अपने बगल के आयोडीन के इलेक्ट्रॉन के साथ अटैच हो चुका है। ये I2 मॉलिक्यूल का एक फिगर हुआ। इसी तरीके से अगला आयोडीन मॉलिक्यूल होगा,
क्योंकि जब सॉलिड है तो सॉलिड में तो अनंत मॉलिक्यूल जुड़े होंगे, तो ये कोई अगला आयोडीन है। फिर इसी प्रकार से I2 का कुछ अगला फिगर दिया गया। अब गौर से देखिए एक लाइन, तो ये I2 मॉलिक्यूल है, ये I2 मॉलिक्यूल है, ये भी I2 मॉलिक्यूल है। ऐसे इधर भी ढेर सारे मॉलिक्यूल हैं और इधर भी ढेर सारे मॉलिक्यूल उपस्थित हैं। अब आप एक बात देखिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डाटा मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता या इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति। तो आप ही बताइए, ISC बताया था ना ऐसा, ISC। तो ISC में क्या होता है कि आयोडीन का, S मतलब सल्फर का, C मतलब कार्बन का, इन तीनों का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का वैल्यू मैंने बताया था सेम, और इसका वैल्यू कितना था 2.5। इसका वैल्यू कितना था 2.5 था। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे आयोडीन है तो इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लिख दिया 2.5, इसका भी लिख दिया 2.5, इसका भी लिख दिया 2.5, यहाँ भी लिख दिया 2.5। सारे आयोडीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगा, बराबर ही रहेगा। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप समझ सकते हैं बातों को। अब देखिए, ये आयोडीन कहता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है 2.5, और यहाँ पे ये आयोडीन भी कहता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितना है 2.5। यानी जितना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है इस एटम का, उतना ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है इस एटम का। यानी दोनों ही एटम है सेम, दोनों का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है सेम, मतलब दोनों के इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता है सेम। यानी दोनों बराबर ताकत से इलेक्ट्रॉन को छीन रहा है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितनी ताकत से ये आयोडीन अपनी दिशा में इलेक्ट्रॉन खींचना चाह रहा है, उतनी ही ताकत से ये आयोडीन भी अपनी दिशा में इलेक्ट्रॉन खींचना चाह रहा है। तो आप ही बताइए, इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन क्या टस से मस हो सकता है क्या? अवश्य ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, जितना ताकत से ये आयोडीन इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, उतनी ही ताकत से तो ये आयोडीन भी अपनी दिशा में इलेक्ट्रॉन छीन रहा है। तो जब दोनों एटम है बराबर, दोनों का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है बराबर, दोनों का इलेक्ट्रॉन खींचने का क्षमता है बराबर, तो जब दोनों बराबर ताकत से इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो कैसे इलेक्ट्रॉन टच से मस होगा? मतलब ये एटम जितनी ताकत से छीनेगा, वो एटम उतनी ही ताकत से छीनेगा। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन की आबादी इधर रहेगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन की आबादी इधर रहेगा। ना तो इस एटम का इलेक्ट्रॉन ये छीन सकता है, ना ही इस एटम का इलेक्ट्रॉन ये छीन सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो ही नहीं पाएगा। इसका मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन ना तो इधर बढ़ा ना इधर बढ़ा, कहीं बढ़ता तो कहीं घटता, तो जहाँ बढ़ता वहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव चार्ज का आबादी आता, और जहाँ घटता वहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बनता। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आया, तो इलेक्ट्रॉन का कितना आया? 0। कुछ नहीं आया मतलब कितना चार्ज कैरेक्टर 0। और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन नहीं आया, इसका मतलब कितना चार्ज 0। अब हर साल की भांति तो इस साल भी घटना घटेगा। इसका मतलब ये आयोडीन भी बराबर ताकत से इलेक्ट्रॉन अगर छीनता है, तो जितनी ताकत से ये छीन रहा है उतनी ताकत से ये भी छीन रहा है। तो इस समय में इलेक्ट्रॉन टच से मस नहीं होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन टच से मस नहीं होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी कितना? 0। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज का कैरेक्टर कितना? 0। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब लेन देन हुआ ही नहीं, तो चार्ज उत्पन्न होगा कैसे? क्योंकि चार्ज के उत्पन्न होने के लिए आपको भी पता है कि इलेक्ट्रॉन का लेन देन होना ही चाहिए, और जब तक इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा नहीं, तब तक चार्ज का आवागमन होगा ही नहीं। सीधा सा मतलब है, वहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा, चार्ज वहाँ पे जनरेट हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ भी दोनों एटम है सेम, दोनों का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है सेम, दोनों की इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता है सेम। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन टच से मस नहीं होगा। मतलब ना तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ना ही ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि दोनों दिशा में बराबर टेंडेंसी से खींचने के लिए आयोडीन खड़े हैं। तो यहाँ भी चार्ज का कैरेक्टर कितना आएगा? 0। अब आप देख सकते हैं एक लाइन कि देखिए, ये सॉलिड, ये पूरे के पूरे मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ेंगे। ये मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ा है, ये मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ा है, ऐसा जुड़ा हुआ है। अब आप ही देखिए, एक छोटा सा लाइन है कि इन सारे के मॉलिक्यूल को अगर आपस में जोड़ दिया गया तो बना हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड। लेकिन इस मॉलिक्यूल में कहीं भी चार्ज का कैरेक्टर उत्पन्न नहीं हो रहा है, इस वजह से ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा? पोलर या नॉन पोलर? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बनेगा। अब बात आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर, जब इसमें कोई चार्ज का कैरेक्टर नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेगा कैसे? बात आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर, इस मॉलिक्यूल में भी कोई चार्ज का कैरेक्टर नहीं है, इस मॉलिक्यूल में भी कोई चार्ज का कैरेक्टर नहीं है, तो जब चार्ज है ही नहीं, तो आखिर ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा कैसे? पिछले क्लास में तो सर ऐसा हो रहा था कि यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव आ रहा था और यहाँ पे थोड़ा सा पार्शियल नेगेटिव आ रहा था, इस वजह से दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स काम कर रहा था। लेकिन सर यहाँ पे तो उस तरह का कुछ बात हो ही नहीं रहा है।
तो फिर यहाँ पे मॉलिक्यूल जुड़ेगा कैसे? तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे काम करता है वीक वैन डर वाल फोर्स। ये वीक वैन डर वाल फोर्स किसके कारण काम करता है? तो साइज के कारण काम करता है, मॉलिक्यूलर वेट के कारण काम करता है। तो सीधा सा मतलब होता है कि आयोडीन का अपना एक साइज है और इस आयोडीन का अपना एक साइज है, और ये साइज जब दोनों आपस में सटेगा, दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा, दोनों के बीच में फोर्स होगा, और वो फोर्स एक दूसरे को मतलब रोकने की कोशिश करेगा, और उसी फोर्स की वजह से, रोकने की वजह से दोनों के बीच में अटैचमेंट जो होगा, उसी अटैचमेंट का नाम होता है वैन डर वाल फोर्स। उसी अटैचमेंट का नाम क्या होता है? वैन डर वाल फोर्स। वो सरफेस एरिया के कारण डिपेंड होगा। जैसे सिंपल सा लाइन, कोई बड़ा सा कपड़ा अगर मान लीजिए फैला दिया जाए और उसको अगर आप खींचते हैं तो आसानी से नहीं खींचाता है, लेकिन यहाँ छोटा सा कपड़ा अगर दे दिया जाए और छोटे से कपड़े को अगर आप खींचेंगे तो आसानी से खींच देगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कपड़ा अगर बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा तो उसका सरफेस एरिया रहेगा ज़्यादा, तो वो ज़्यादा बड़े ज़मीन को जकड़ा हुआ है, उसको अगर आप खींचने चाहेंगे तो आसानी से नहीं खींच सकते हैं। लेकिन अगर कोई छोटा सा रुमाल मान लीजिए यहाँ पे रख दिया जाए और उसको अगर खींचेंगे तो कम ही बल लगा करके आप उसे आसानी खींच सकते हैं। तो सीधा सा मतलब बनता है कि जिसका वजन है ज़्यादा वो चिपकता है ज़्यादा, और चिपकता है ज़्यादा मतलब वहाँ पे फोर्स है ज़्यादा, ऐसा मेरा कहने का मतलब है। तो वहाँ इसके साइज के वजह से और इसके साइज के वजह से दोनों के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहे हैं, वही फ्रिक्शन का फोर्स यहाँ पे बन जाता है वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जनरेट होता है साइज की वजह से, मॉलिक्यूलर मास के वजह से, सरफेस एरिया के वजह से। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे को होल्ड करते हैं, किस फोर्स से? वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, फिर यहाँ से यहाँ देख सकते हैं, इन सारे जगह पे कौन सा फोर्स है? वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चार्ज का कैरेक्टर नहीं है, इसके बावजूद भी मॉलिक्यूल अगर एक दूसरे से जुड़े हैं तो किस वजह से? सरफेस एरिया के कारण। इसके साइज और इसके साइज में जो घर्षण है, उस घर्षण के कारण जो दोनों अटैच हो गए हैं, इसी अटैचमेंट में जो फोर्स है, उस फोर्स का नाम क्या है? वैन डर वाल फोर्स। ये वैन डर वाल फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होता है, ये थोड़ा सा वीक फोर्स होता है, ये कमजोर फोर्स होता है। वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ काम कर रहा है, ये आप देख रहे हैं। और ये जो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, काफ़ी ज़्यादा वीक फोर्स होता है। तो एक लाइन में लिखता हूँ, इसको मिटा दे क्या? आप लिख लोगे, ऐसा सॉलिड जिसका निर्माता मॉलिक्यूल होता है और जिसमें किसी भी प्रकार का चार्ज उत्पन्न नहीं होता है, उसी का नाम रखा जाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों एटम है बराबर, तो दोनों का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बराबर, दोनों के इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बराबर, तो इलेक्ट्रॉन टच से मस नहीं होगा। और जब इलेक्ट्रॉन टच से मस नहीं होगा तो वहाँ पर चार्ज कितना आएगा? 0। मतलब ये मॉलिक्यूल पोलर नहीं, क्या बन चुका है? नॉन पोलर बन चुका है। अब इसको एक लाइन आप देखिए फिर से, एक लाइन आप ऐसे सोच सकते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में, यहां पे गौर से देखिएगा, बातों को समझिएगा, इसी पॉइंट से एक नया पॉइंट निकलेगा कि जितनी ताकत से इधर इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, जितनी ताकत से ये आयोडीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हाई है, उतनी ही ताकत से इसका भी इलेक्ट्रॉनिटी उतना ही है, तो उतनी ही ताकत से ये एटम भी अपनी दिशा में इलेक्ट्रॉन छीन रहा है। अब आप ही बताइए, यहां पे अगर फिजिक्स की भाषा में बात किया जाए तो जितना मैग्नीट्यूड का वेक्टर आगे जा रहा है, एग्जैक्टली उतने ही मैग्नीट्यूड का वेक्टर पीछे जा रहा है। तो आप ही बताइए रिजल्टेंट क्या होगा? 0। तो इसका मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में अगर बातें किया जाए तो नेट रिजल्टेंट जो वेक्टर का होता है वो कितना आ जाता है? 0। और चूंकि नेट रिजल्टेंट 0 है, इसलिए इसका नाम नॉन पोलर कहा जाता है। पोलर का मतलब चार्ज का कैरेक्टर होता था, लेकिन पोलर को कुछ ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि पोलर जिसमें नेट रिजल्टेंट वेक्टर का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड हो, और नॉन पोलर जिसमें नेट रिजल्टेंट वेक्टर का कोई मैग्नीट्यूड नहीं हो, मतलब कितना हो? 0 हो। तो सीधा सा मतलब अगर वेक्टर का रिजल्टेंट अगर 0 है, इसका मतलब वो पोलर नहीं, नॉन पोलर है। और वेक्टर का रिजल्टेंट अगर 0 नहीं है, मतलब उसका कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो उसे कहा जाएगा पोलर है। तो एक लाइन में लिखता हूं क्या? तो इन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड
नेट रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर इज 0. इन नॉन-पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन-पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो रिजल्टेंट होता है, परिणाम जो होता है, नेट परिणाम वेक्टर का 0 होता है, क्योंकि दोनों तरफ बराबर मैग्नीट्यूड का वेक्टर जा रहा है, क्योंकि दोनों एटम का इलेक्ट्रॉन बराबर था, तो जितना वेक्टर इधर जा रहा है उतनी ही मैग्नीट्यूड का वेक्टर इधर भी जा रहा है, दोनों तरफ बराबर ही खींच रहा है. अब एक बात ये भी आप बोल सकते हैं, वैन डर वाल फोर्स साइज पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कमज़ोर बल होता है, वीक फोर्स होता है. और वीक फोर्स होने की वजह से क्या होता है कि मॉलिक्यूल में अगर वीक फोर्स काम करेगा तो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है वो अगर कमज़ोर पड़ जाएगा, तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल भी आसानी से फ्री हो सकता है और ये मॉलिक्यूल भी आसानी से फ्री हो सकता है. और जैसे ही मॉलिक्यूल आसानी से फ्री हो जाएगा, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल आसानी से टूट जाएगा, वो मॉलिक्यूल आसानी से उड़ सकता है, मतलब उसको पिघलाना बड़ा मुश्किल नहीं, आसान काम है. पोलर की तुलना में अगर बातें किया जाए, पोलर में होता था चार्ज का कैरेक्टर जिस वजह से चिपकता था, लेकिन नॉन पोलर में कोई चार्ज का कैरेक्टर नहीं होता है. और जब नॉन पोलर में कोई चार्ज का कैरेक्टर नहीं है तो इसका साफ मतलब निकलता है कि यहाँ पे फोर्स कमज़ोर है, और फोर्स कमज़ोर तो ये मॉलिक्यूल चिपकेगा कम, और चिपकेगा कम तो उड़ेगा ज़्यादा, उड़ेगा ज़्यादा तो वेपर बनेगा ज़्यादा, और जो उड़ता है ज़्यादा उसी का नाम याद है, उसको बोले थे वोलाटाइल है ज़्यादा. वोलाटाइल का मतलब ये होता है उड़नशील, मतलब जो उड़ेगा ज़्यादा, इसका मतलब वो वोलाटाइल है ज़्यादा. जैसे पानी और पेट्रोल, मैं पिछले क्लास में बता रहा था कि पानी और पेट्रोल को अगर बात किया जाए तो पेट्रोल ज़्यादा उड़नशील है, इसका मतलब पेट्रोल इज मोर वोलाटाइल देन वाटर. ये लाइन समझ चुके हैं? तो मैं लिख रहा हूं कि वैन डर वाल फोर्स इज ए वीक फोर्स. लाइन लिख रहा हूं, वैन डर वाल फोर्स ऑफ attraction is a weak force. वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ये वीक फोर्स होता है, कमजोर बल होता है. ये वैन डर वाल फोर्स डिपेंड्स किस पे करता है? तो साइज पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, मोलर मास पे डिपेंड करता है. एक लाइन फिर से मैं लिख रहा हूं, वैन डर वाल फोर्स डिपेंड्स अपॉन साइज या सरफेस एरिया या मोलर मास. आप देख सकते हैं वैन डर वाल फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? तो वैन डर वाल फोर्स डिपेंड करता है किस पे? साइज पे. साइज से ही तो सरफेस एरिया बनता है, साइज है ज़्यादा तो सरफेस एरिया ज़्यादा, जगह छेकता है ज़्यादा. मोलर मास पे भी डिपेंड करता है कि वजन कितना है, आखिर वजन रहेगा ज़्यादा तो चिपकेगा ज़्यादा, चिपकेगा ज़्यादा तो इसका मतलब वहाँ पे फोर्स है ज़्यादा. अब सीधी सी लाइन अगर बोल दिया जाए कि वैन डर वाल फोर्स अगर कमज़ोर बल है तो कमज़ोर बल होने की वजह से ऐसे सॉलिड जनरली लिक्विड या गैस में मिलते हैं. हालांकि आयोडीन तो हमें सॉलिड फॉर्म में मिल जाता है, लेकिन जनरली ऐसे सॉलिड या तो लिक्विड में मिलते हैं या नहीं तो किस में? गैस में मिलते हैं, रूम टेम्परेचर पे. लेकिन अगर टेम्परेचर को कम किया जाए तो मॉलिक्यूल आपस में चिपकेगा. टेम्परेचर अगर कम करेंगे, मतलब अगर मॉलिक्यूल को ठंडा करेंगे तो ठंडा करने की वजह से वो मॉलिक्यूल क्या होता है? चिपकता है, सटता है, जम जाता है. और जम जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है? सॉलिड में कन्वर्जन हो जाता है. तो मेरा कहने का मतलब बस यही है कि अगर इस सॉलिड की अगर बातें किया जाए तो रूम टेम्परेचर पे, मतलब जिस टेम्परेचर पे हम जीते हैं, आईयूपीएसी के अनुसार 25 डिग्री सेल्सियस लिया गया है रूम टेम्परेचर. माना क्या है 25 डिग्री सेल्सियस के? 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को हम रूम टेम्परेचर कहेंगे और वायुमंडल का प्रेशर उस समय का 1 atm होना चाहिए, तो इस कंडीशन को आरटीपी कहा जाता है, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो आरटीपी की अगर बात किया जाए, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात किया जाए, इसका मतलब प्रेशर 1 atm दिया जाए और टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन अगर दिया जाए, तो उस अवस्था में
ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जनरली या तो लिक्विड की अवस्था में पाए जाते हैं या नहीं तो गैस की अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन इसी सॉलिड में अगर बातें किया जाए, इसी लिक्विड या गैस में अगर बातें किया जाए कि अगर टेम्परेचर को कम किया जाए, मतलब मॉलिक्यूल को ठंडा किया जाए, तो ठंडा करेंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल चिपकेगा, मॉलिक्यूल जमेगा, और जमने के बाद धीरे धीरे क्या होगा, सॉलिड का निर्माण होगा। या आप ठंडा करने के बजाय अगर दूसरा ऑप्शन आप खोजते हैं तो प्रेशर ज़्यादा दीजिए। अगर किसी चीज़ों में प्रेशर ज़्यादा देंगे तो मॉलिक्यूल पास आएगा, और पास आने से मॉलिक्यूल क्या होगा, चिपकेगा, और चिपकने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे वो जमने की कोशिश करेगा, और जमने के बाद क्या होगा, वो सॉलिड का निर्माण करेगा। तो जनरली नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड या तो लिक्विड या गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं हमारे कमरे के टेम्परेचर पे। लेकिन यदि अगर टेम्परेचर कम कर दिया जाए, यानी ठंडा किया जाए, और प्रेशर बढ़ा दिया जाए, यानी चपा दिया जाए, तब जाके धीरे धीरे ये लिक्विड या गैस से किस में कन्वर्ट होते हैं, सॉलिड में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो मैं इस लाइन को नोट करता हूं, थोड़ा बातों को समझते रहिएगा और साथ ही साथ लिखते रहिएगा। जहां भी असुविधा हो पक्के से आप कमेंट करें, या नहीं तो हमारे नंबर पे आप कॉल करें। लिखते हैं एक लाइन, these are exist as liquid or gas at room temperature while it exists as solid at low temperature and हाई प्रेशर। थोड़ा लाइन को समझिएगा, लाइन देखिए क्या बोल रहा है। लाइन आपको बता रहा है कि दीज आर एग्जिस्ट एज लिक्विड और गैस। एग्जिस्ट मतलब पाया जाता है, तो ये सब लिक्विड या गैस के रूप में पाए जाते हैं एट रूम टेम्परेचर पे। वाइल जबकि इट एग्जिस्ट एज सॉलिड, जबकि ये सॉलिड अवस्था में भी पाए जाते हैं एट कहाँ पे, लो टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को कम किया जाए एंड हाई प्रेशर को ज़्यादा किया जाए, तो जब टेम्परेचर कम किया जाएगा, प्रेशर ज़्यादा किया जाएगा, तब जाकर के ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है। अब आप ये बताइए एक लाइन, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में आपने खासियत क्या देखा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे समझिएगा एक लाइन कि ये आयोडीन है, ये आयोडीन है, और दोनों के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बराबर थे। इसका भी था कितना, 2.5, और इसका भी कितना था, 2.5। तो देखिए दोनों का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बराबर था, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बराबर था। इस वजह से ये जितना ताकत से इधर खींचता था, वो दूसरा उतनी ही ताकत से अपोजिट में खींचता था। इस वजह से यहाँ पे चार्ज कितना आता था, 0। और आप जानते हैं कि करंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, करंट बराबर फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज कितना फ्लो हो रहा है। अभी जब चार्ज है ही नहीं, चार्ज जब 0 है, 0 का मतलब चार्ज है ही नहीं, तो जब चार्ज के जगह पे 0 रखेंगे तो 0 बाई समथिंग क्या हो जाएगा, 0 होगा, यानी करंट का मान 0 होगा। करंट का मान 0, इसका मतलब करंट पास नहीं करता है, इसका मतलब विद्युत का सुचालक नहीं, ये कुचालक की तरह काम करता है। इट एक्ट्स एज इंसुलेटर, ये कुचालक की तरह काम करता है, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज का कैरेक्टर उत्पन्न होता ही नहीं है। तो इस लाइन को भी हम लिखते हैं। अगला लाइन है, इट एक्ट्स एज इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब विद्युत का कुचालक, मतलब जिससे करंट फ्लो नहीं करता है। इट एक्ट्स एज इंसुलेटर इन नेचर, या विद्युत का कुचालक की तरह काम करता है। ऐसा लाइन मैंने बोला। एक लाइन और आप समझ सकते हैं कि नॉनपोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में खासियत क्या था कि जैसे ये आयोडीन है, ये आयोडीन है, आपस में जुड़ा है। फिर अगला कोई आयोडीन लिया और यहाँ से अगला कोई आयोडीन लिया, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे फोर्स काम कर रहा था, वीक वैन डर वाल फोर्स। ये फोर्स जो है इन दोनों मॉलिक्यूल को, इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल को इकट्ठा करने के लिए जो फोर्स है, ये फोर्स काफ़ी कमज़ोर है। तो फोर्स रहेगा कमज़ोर तो चिपकेगा कम, और चिपकेगा कम तो उड़ेगा ज़्यादा तो वेपर बनेगा ज़्यादा, तो उसका प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा, यानी उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा बन जाएगा। अब आप ये बताइए, ये मॉलिक्यूल जब चार्ज कहीं उत्पन्न ही नहीं करता है तो इनके बीच में फोर्स कमजोर है, जिस वजह से मॉलिक्यूल आसानी से चिपक के रहना ही नहीं चाहता है। ये मॉलिक्यूल ऑलरेडी एक दूसरे से हटने की कोशिश करता है,
मतलब ये उड़ने के लिए ऑलरेडी तैयार है, यानी काफ़ी ज़्यादा उड़नशील नेचर का होता है। अगर यहीं पे चार्ज का कैरेक्टर होता तब तो ये मॉलिक्यूल आपस में चिपक जाता, लेकिन चूंकि इस पे चार्ज का कैरेक्टर नहीं है, इस वजह से ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ चिपकना चाहता ही नहीं है, सट सट के रहना ही नहीं चाहता है। ये सब मॉलिक्यूल पूरे हट के रहना चाहता है, और जैसे ही हटेगा ये इससे बेवफा हो जाएगा, ये इससे बेवफा हो जाएगा। जब दोनों अलग हो जाएंगे मतलब दोनों में उड़ने की प्रवृत्ति ज़्यादा है। जैसे कि पानी के कण दूसरे पानी के कण के साथ चिपक के रहना चाहता है, लेकिन वहीं पे पेट्रोल की अगर बात किया जाए तो पेट्रोल का एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ चिपक के नहीं रहना चाहता है, इस वजह से आसानी से पेट्रोल उड़ जाता है। तो बोलते हैं कि पेट्रोल ज़्यादा वोलेटाइल होता है चूंकि उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कमजोर होता है। तो चूंकि यहाँ पे वैन डर वाल्स फोर्स है, और वैन डर वाल्स फोर्स आप जानते हैं कि कमजोर फोर्स है, इस वजह से ये मॉलिक्यूल आपस में चिपक के नहीं रहेगा, मतलब ये आसानी से उड़ जाएगा, और उड़ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, मोर वोलेटाइल, ज्यादा उड़नशील है। तो लिखते हैं एक लाइन, ये जो सॉलिड होते हैं लिखते हैं दीज आर मोर वोलाटाइल, वोलाटाइल का मतलब उड़नशील, इन नेचर, यह स्वभाव से काफी ज्यादा उड़नशील होता है। इसको लिख लिया, उम्मीद हो। अब इसको मिटा दिया जाए। देखिएगा, इतना ही पॉइंट नहीं, इसमें और आप लाइन सोच सकते हैं। देखिए, इस सॉलिड को अगर आप गर्म करेंगे तो जनरली इस सॉलिड का खासियत क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का, कि अब ये सॉलिड है, लेकिन जैसे इसको आप गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए बर्फ का कोई टुकड़ा है, सॉलिड है, उसको आप गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद वो पिघलता है, पिघलने के बाद लिक्विड बनता है। फिर से उस लिक्विड को जब आप गर्म करेंगे तो धीरे धीरे वेपर बनता है। लेकिन इस नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का खासियत होता है कि डायरेक्ट सॉलिड से वेपर बनता है। मतलब ये आयोडीन का कोई टुकड़ा लिया और उस आयोडीन के टुकड़ा को जैसे ही गर्म किए तो गर्म करने के बाद डायरेक्ट वो सॉलिड स्टेट में था और धीरे धीरे गायब होने लगता है, पता ही नहीं चलता है कि कहाँ गया। इसका मतलब क्या हुआ, वो वातावरण में डायरेक्ट मिल गया, मतलब वो डायरेक्ट सॉलिड से किस में गया, गैस में गया। जैसे आप कपूर को जानते होंगे, कैम्फर को, तो कैम्फर की टेंडेंसी होती है कि कपूर अगर आप हाथ में रखे हैं तो सॉलिड का टुकड़ा है, लेकिन कुछ देर तक उसे रखे रहेंगे तो वातावरण में धीरे धीरे वो पतला होते जाएगा और कुछ समय बाद पता चलेगा हाथ में कपूर का नामो निशान है ही नहीं। इसका साफ मतलब निकलता है कि वो सॉलिड से डायरेक्ट किस में गया, गैस में गया, उसको पिघलने का कोई मौका ही नहीं मिला। और जब भी कोई सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब ही होता है कि ट्रांसफर ऑफ सॉलिड फॉर्म इनटू गैसियस फॉर्म। जब सॉलिड डायरेक्ट गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर जाते हैं तो उसी को कहा जाता है सब्लिमेशन की प्रक्रिया, सब्लिमेशन प्रोसेस। तो लिखते हैं एक लाइन कि दिस सॉलिड जनरली सब्लाइम, सब्लाइम मतलब ट्रांसफर ऑफ सॉलिड इनटू गैसियस फॉर्म। दिस सॉलिड जनरली सब्लाइम्स, सब्लाइम मतलब डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैसियस फॉर्म। सब्लाइम मीन्स डायरेक्ट conversion of solid into gaseous form। मतलब डायरेक्ट ये क्या होता है, सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर जाता है। अगला लाइन देखिएगा, एक आप पढ़े होंगे बच्चा में कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक। हालांकि ये बात आपको बेहतर ढंग से दूसरा चैप्टर में समझाया जाएगा, लेकिन इस पॉइंट को यहाँ नोट कर देता हूँ। लेकिन इसका पूरा का पूरा जो क्लियर कॉन्सेप्ट होगा वो दूसरा चैप्टर में आएगा। हमारा स्टेटमेंट होता है लाइक डिजॉल्व्स लाइक। लाइक डिजॉल्व्स लाइक का मतलब होता है कि समान समान को घुलता है, मतलब जो जैसा रहता है उसी तरह के समाज में वो घुलना पसंद करता है। जैसे सिंपल से लाइन बताइए, चूर चोर मौसेरा भाई, जो जैसा रहता है
वो किसी भी मार्केट में जाएगा अपनी संगति को, लोगों को खोज लेगा। तो जो पोलर होता है वो पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा, और जो नॉन पोलर होता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पोलर को अगर आप नॉन पोलर में डाल देंगे तो नहीं घुलेगा, और नॉन पोलर को अगर पोलर में डाल देंगे तो भी वो नहीं घुलेगा। जैसे सिंपल सी लाइन, आप तेल जानते हैं, मस्टर्ड ऑयल। अब सरसों का कोई तेल लिया, और सरसों का तेल लेकर के अगर आप पानी में डाल देंगे, या डीजल लेकर के आप पानी में डाल देंगे, तो वो पानी में नहीं घुलेगा। क्यों? चूंकि वो सरसों का तेल या वो जो डीजल है वो नॉन पोलर है, और नॉन पोलर को आप पानी में डालते हैं, पानी कैसा है? पोलर है। तो नॉन पोलर को अगर पोलर में डालेंगे तो नहीं घुलेगा, और पोलर को अगर नॉन पोलर में डालेंगे तो भी नहीं घुलेगा। नॉन पोलर के साथ घुलेगा, और पोलर पोलर के साथ घुलेगा। नॉन पोलर किस में कहेंगे? तो जिसमें कोई चार्ज का कैरेक्टर नहीं है। और पोलर किसको कहेंगे? तो जिसमें चार्ज का कैरेक्टर है। ये इसको ऐसे भी बोलते हैं कि पोलर उसे कहेंगे जिसका वेक्टर क्वांटिटी एग्जिस्ट करता है, और नॉन पोलर उसे कहेंगे जिसमें नेट रिजल्टेंट वेक्टर का जीरो होता है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एक लाइन लिख लीजिए, फिर से मैं इस बातों को समझाऊंगा। These solid are soluble in non-polar solvent, और नॉन-पोलर सॉल्वेंट के रूप में किसको लिया जाता है? बेंजीन को। दिस सॉलिड आर सॉल्युबल इन नॉन-पोलर सॉल्वेंट। इस सॉलिड को नॉन पोलर सॉल्वेंट में आप घुला सकते हैं, घुल सकता है। दिस सॉलिड, ये सॉलिड आर सॉल्युबल, मतलब घुलनशील होता है किसमें? तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में, बेंजीन में घुलनशील होता है। लेकिन ये जो सॉलिड है, ये पानी को पोलर सॉल्वेंट कहा गया है, तो पानी में अघुलनशील होगा, इनसॉल्युबल होगा। तो लिखते हैं एक लाइन, दीज सॉलिड आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट के रूप में किसको लिया जाता है? वाटर को। वाटर को लिया जाता है पोलर सॉल्वेंट, और बेंजीन को लिया जाता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। और एक बात तो आप समझ ही रहे हैं कि इस सॉलिड को अगर कोई चाहेगा पिघलाना तो आसानी से पिघला सकता है। जो ऑलरेडी सॉलिड से डायरेक्ट गैस में भाग सकता है, जिस कण के बीच में आकर्षण बल इतना ज़्यादा कमज़ोर है, तो बताइए उसको पिघलाना क्या बड़ा मुश्किल काम है क्या? दुनिया का सबसे आसान काम है। इसका मतलब कम ही टेम्परेचर पे ये आसानी से पिघलने लगेगा। इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी वेरी लो। मतलब लिखेंगे एक लाइन, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज लो। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। अब एक चीज मैं आपको समझा देता हूं कि किस आधार पे मैंने बोल दिया कि वाटर जो होता है वो पोलर सॉल्वेंट होता है, और बेंजीन जो होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। ये दोनों पॉइंट मैं समझा देता हूं। ये नॉन पोलर सॉलिड होता है, तो नॉन पोलर सॉलिड नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा। जैसे बेंजीन होता है और पानी होता है, तो पानी को जरा एक बार देख लीजिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.1, हाइड्रोजन का भी 2.1, ऑक्सीजन का कितना होता है? 3.5 होता है। बस ये वाटर को पोलर क्यों बोलते हैं, बेंजीन को नॉन पोलर क्यों बोलते हैं, इस लाइन को मैं समझा रहा हूं कि ये जो सॉलिड होता है वो पानी में, बेंजीन में आराम से घुल जाएगा, लेकिन यही सॉलिड अगर पानी में देंगे तो आसानी से नहीं घुलेगा। तो क्यों? चूंकि नेचर बदल चुका है। हाइड्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन देखिए 2.1 से 3.5 ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा। जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा, उसके इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज़्यादा, मतलब वेक्टर इधर जाएगा। एक बात समझ गए होंगे। दूसरा देखिए, हाइड्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिटी, हाइड्रोजन का 2.1 है और ऑक्सीजन का 3.5 है, तो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज़्यादा किसका है? ऑक्सीजन का, मतलब वेक्टर इधर से इधर जाएगा। अब आप ये बताइए, एक वेक्टर इधर जा रहा है, दूसरा वेक्टर इधर जा रहा है, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा? बीच से जाएगा, मतलब इसका रिजल्टेंट कुछ ना कुछ है। इसका मतलब रिजल्टेंट ये रहा, डायपोल मोमेंट का रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट इसका 0 नहीं है, मतलब इसका रिजल्टेंट कुछ ना कुछ है। इसलिए वाटर को कहा जाता है पोलर। जिस वेक्टर का रिजल्टेंट होता है उसे कहा जाता है पोलर। फिजिक्स की भाषा में मैं इसको समझा रहा हूं, लेकिन वहीं पर अगर आप बेंजीन लेंगे
बेंजीन, तो बेंजीन आपका ये रहा। देखिए हाइड्रोजन ये है 2.1 और कार्बन यहाँ पे है। हालांकि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉनिटी 2.75 होता है, 2.1 से ज़्यादा ही होता है कार्बन का। तो देखिए इस हाइड्रोजन का खींचने की क्षमता कम है और इस कार्बन का 2.75 है, क्योंकि आपको हालांकि बताए हुए हैं कि 2.5 है क्योंकि वो sp3 का होता है, लेकिन यहाँ पे जो कार्बन होते हैं वो sp2 होते हैं, तो इसलिए इसका 2.75 होता है। ये डाटा बताया जाएगा ऑर्गेनिक में। तो एक बात तो आप श्योर है कि हाइड्रोजन का कुछ डाटा कम होता है खींचने का और कार्बन का कुछ खींचने का क्षमता ज़्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा तो हाइड्रोजन से कार्बन की ओर जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा तो हाइड्रोजन से कार्बन की ओर, यहाँ किधर जाएगा तो हाइड्रोजन से कार्बन की ओर, यहाँ किधर जाएगा हाइड्रोजन से कार्बन की ओर, यहाँ किधर जाएगा हाइड्रोजन से कार्बन की ओर, यहाँ किधर जाएगा हाइड्रोजन से कार्बन की ओर। अब आप ही बताइए, इस वेक्टर के रिजल्टेंट को ये वेक्टर कैंसिल करने लगा, इस वेक्टर के रिजल्टेंट को ये वेक्टर कैंसिल करने लगा, इस वेक्टर के रिजल्टेंट को ये वेक्टर कैंसिल करने लगा। मतलब नेट रिजल्टेंट इस बेंजीन का कितना आएगा 0, यानी नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट का इसका 0 आ गया। और डाइपोल मोमेंट जैसे ही 0 होता है तो उसे कहा जाता है नॉन पोलर। डाइपोल मोमेंट अगर 0 नहीं होता है तो उसको बोलते हैं पोलर, लेकिन अगर डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है तो उसे कहते हैं नॉन पोलर। तो इसमें खासियत क्या होता है कि ये जो सॉलिड होते हैं वो बेंजीन जैसे सॉल्वेंट में घुलेगा, इसी तरह से कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया जाए तो वहाँ भी घुलेगा, लेकिन पानी ले लिया जाए तो वहाँ पे ये अघुलनशील बन जाएगा, इनसॉल्युबल बन जाएगा, नहीं घुलना चाहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लगातार सुविधा प्राप्त करने के लिए शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और किसी भी प्रकार की अगर असुविधा होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के अवश्य कमेंट करें। हमारा चैनल है केमिस्ट्री कार्ड, चैनल हमारा है केमिस्ट्री कार्ड, और लगातार ऐसे ही आपको दिया जाएगा। एक बात आपसे मैं बोल देता हूं कि जब भी हमारी वीडियो को देखने के लिए आप बैठे हैं तो कलम और कॉपी ये दोनों ही साथ में रखें और सारी बातों को पहले समझते चलें। और जैसे ही मैं बोलूं इसे मैं मिटा दूंगा, इसे मैं रब कर दूंगा, तो उसी समय वीडियो को पॉज करें और तुरंत सारी बातों को आप नोट करें, फिर से आप समझने के लिए आगे तैयार हो जाएं। और हर एक वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें। किसी भी जगह अगर आपको ज़रा से भी असुविधा का महसूस होता है, असुविधा लगता है, तो निश्चित रूप से आप कॉल करें और अपने प्रॉब्लम को दूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में फिर से।